हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में और आज के इस स्पेशल लेक्चर में। तो आज हमारा लेक्चर स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज हम लोग पास्ट ईयर के जो क्लैट का इंग्लिश का पेपर है वो आज सॉल्व करने वाले हैं। ऑब्वियसली क्लैट जो है वो हमारे लिए उतना इजी नहीं है, बट इजी बनाने के लिए हम इधर है। हम आपके सामने एकदम प्लेट में सर्व करके इंग्लिश को देंगे ताकि आपको लगे कि अच्छा ये तो इतना इजी है, वो तो इतना इजी है। ठीक है, तो इंग्लिश को लेके जो आपके अंदर जो एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत हार्ड आता है, ऐसे हार्ड है वैसे हार्ड है, तो ये जो मिसकंसेप्शन है ये थोड़ा सा आप साइड में रखिए, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होने जा रहा है। ठीक है, तो पहला जो हमारे 2023 का पेपर है वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। 2024 का पेपर आप लोग देख चुके हो कैसा ईजी वो पेपर था। ठीक है, वो पैटर्न चेंज हुआ था, 24 क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा सा इजी उसका पैटर्न रखा गया था। बट 2023 की अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा सा टफ है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें आपको दिखेगा कि हाँ, थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश को नहीं अपने अच्छे सेक्शन को कवर किए हैं तो वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैं ये पहले ही बता चुकी हूँ। तो आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, फिर तो रीडिंग कंप्रीहेंशन जो है वो आपका कप ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पहला रीडिंग कंप्रीहेंशन हमारा क्या है? पहला जो है इस रीडिंग कंप्रीहेंशन सेक्शन में 4 रीडिंग कंप्रीहेंशन आपको लगभग ईजी लगेगा, 2 आपको थोड़ा सा मॉडरेट लगेगा। मैं बता दूंगी कौन सा ईजी है कौन सा मॉडरेट है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं पहले कंप्रीहेंशन के साथ। पहला क्या है? आई ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन not far from Kalimpong. Okay, in pre-liberation India, everything arrived late. नॉट जस्ट मटेरियल थिंग्स बट ऑल्सो आइडियाज़। इसका मतलब ये बोला गया है कि मैं जिस एरा में रहती थी, ऑब्वियसली ये एक ऑथर जो है एक वुमेन है। ठीक है, तो मैं जिस एरा में रहती थी उधर का जो सब कुछ चीज़ें था, मतलब ये बोला जा रहा है 1991 से पहले की एरा में, क्योंकि तब तो हमारे प्राइवेटाइजेशन हो गया था, ग्लोबलाइजेशन हो गया था, है ना। तो उसके पहले वाले एरा में क्या था कि जो न्यूज़ था, जो इन्फॉर्मेशन था, वो हम लोगों में बहुत ज़्यादा लेट पहुँचता था। ठीक है, magazines, old copies of Reader's Digest and National Geographic arrived late too, after the news had become stale by months or often years. इसका मतलब बोला गया है कि नेशनल जियोग्राफिक फिर मैगजीन्स जो है वो बहुत लेट हम तक पहुंचता था और ये स्टेल भी हो जाता था। मतलब स्टेल मतलब क्या होता है? पुराना। जैसे कि हम लोग रोटी को खाते हैं, मतलब एक दिन पहले रात को रोटी हम लोग बनाते हैं, फिर सुबह खाते हैं, तो वो रोटी जो होता है वो पुराना रोटी हो जाता है, उसको हम स्टेल बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेल बाई मंथ्स मतलब एक मंथ में भी देरी होता था और हो सकता है कभी कभी ईयर्स भी लग जाता था कोई खबर हमारे तक पहुंचने में। ठीक है, दिस टेम्पोरल गैप टर्न्ड जर्नलिज्म इनटू लिटरेचर। अब आपको देखना है कि जर्नलिज्म मतलब क्या होता है। जर्नलिज्म मतलब होता है कोई चीज़ जो आपके पास तुरंत आ जाए। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़, न्यूज़ का रूट वर्ड क्या है? न्यू मतलब नया, इन्फॉर्मेशन नया। तो इसका मतलब यह है कि इतना लेट होता था कि जर्नलिज्म जो है वो लिटरेचर, साहित्य में बदल जाता था। साहित्य क्या है? जब जो चीज़ हम लोग 100-200 साल पुराने जो हम लोग पोइट्री देखते हैं, फिर स्टोरी देखते हैं, उतना पुराना हो जाता था। तो इनका मतलब ये है कि न्यूज़ जो है वो उतना ही पुराना हो जाता था। ठीक है, देन न्यूज़ इनटू लेजेंड एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स इनटू समथिंग अकीन टू प्लॉटलेस स्टोरीज। मतलब यही बताना चाह रहे ऑथर कि सब कुछ हमारे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, पुराना हो जाता था, फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो उतना नहीं रहता था। ठीक है, बट लाइक दोज हु न्यू नो अदर लाइफ वी एक्सेप्टेड दिस एज द नॉर्म। मतलब और इसके अलावा जिसके पास कोई लाइफ है ही नहीं, वो लोग इस जो देरी होने वाला चीज़ है इसको ऐसा नॉर्म मान लिए थे। नॉर्म मतलब रूल्स। अब रूल्स क्या होता है? जीवन में जो हमारे जीवन शैली है उसके जो रूल्स है वो हमको मान के चलना पड़ता है। अब देरी से कोई चीज़ आ रहा है, वो हमारे लाइफ का रूल्स बन गया है, वो हमको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन the dearth of reading material in towns and villages in socialist India is hard to imagine. And it produced 2 category of people. Dirt मतलब होता है scarcity, ठीक है, कमी। ठीक है, तो इसका मतलब ये बोला गया है कि सोशलिस्ट इंडिया में जो रीडिंग मटेरियल्स का जो स्कर्सिटी है, मतलब वो सोचने में थोड़ा सा हम लोगों को अजीब लगता है कि इंडिया इतना बदल गया है, पर फिर भी अभी भी स्कर्सिटी ऑफ मटेरियल है इस पे। ठीक है,
And then those who stopped reading after school or college, and those including children who read everything and anything they could find. I read road signs with the enthusiasm that attaches to reading thrillers. ठीक है, वो रोड साइंस पढ़ते थे, रीडिंग रोड के थ्रिलर्स पढ़ते थे. ठीक है. When the itinerant कबाड़ी वाला, collector of papers, magazines and rejected things visited our neighborhood, I rushed to the house where he was doing business. मतलब जो कबाड़ी वाला होता है ना, जो पुराने किताब मैगजीन सब लेके आते हैं, तो जब वो आते थे हमारे घर के सामने, हम दौड़ के जाते थे उनके पास कि कोई मैगजीन है क्या, कोई पेपर है क्या, जिससे हमको फ़ायदा मिले, हम पढ़ सकें. ठीक है. ओके. He bought things at unimaginably low price from those who had stopped having any use of them, and I rummaged through his sacks of old magazines. Sometimes on days when business was good, he allowed me a couple of copies of Sports World magazine for free. I do run home and, ignoring my parents' scolding, plunge right in consuming news about India's victory in the Benson and Hedges Cup. इसका मतलब ये है कि जब रद्दी वाला वो सारे मैगजीन्स लेके आते थे, हम जाते थे दौड़ के, और उनके जो सैक में, उनके जो झोले में मैगजीन्स रहता था, वो हम एकदम जल्दी जल्दी से खोजते थे कि अच्छा कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है. और फिर कभी कभी जो रद्दी वाले का जो बिजनेस है वो थोड़ा अच्छा चल जाता था, तो वो क्या करते थे, मुझे स्पोर्ट्स का जो मैगजीन है वो मुझे फ्री में दे देते कि अच्छा बच्चा ले जाओ, चलो आज मेरा बहुत कमाई हो गया, तुम ले जाओ. ठीक है. तो इतना सा जिस्ट यही था. फिर उसके बाद 2 टेकअवेज फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस हैव मार्क माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविंशियल रीडर्स लाइफ. अच्छा, प्रोविंशियल रीडर्स मतलब होता है कि पोइट जो है वो समझ गया है कि प्रोविंशियल रीडर्स का लाइफ क्या होता है. प्रोविंशियल रीडर्स मतलब होता है जो व्यक्ति जो चीज़ पढ़ते हैं पर लेट पढ़ते हैं. ठीक है. मतलब जो न्यूज़ मानो 1 साल पहले आ गया है, रिलीज़ हो गया है, 1 महीने पहले रिलीज़ हो गया है, तो वो मैं अभी पढ़ रही हूँ. ठीक है. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोविंशियल रीडर्स. ओके. The sense of belatedness of everything coming late and the desire for pleasure in language. Speaking of belatedness, the awareness of having been born at the wrong time in the history, of inventing things that have already been discovered elsewhere, far away, without our knowledge or cooperation, is a moment of epiphany and deep sadness. तो पोइट जो है वो एपिफेनी में है. एपिफेनी, डीप सैडनेस मतलब गम. ठीक है. वो क्यों गम में है? क्योंकि उनको दुख होता है कि अरे मैं हिस्ट्री के ऐसे एक टाइम में जन्म ले ली हूँ कि जहाँ पे हमको ना कोई मैगजीन्स का हमको कोई एक्सेस है, ना मुझे कोई रीडिंग मटेरियल का एक्सेस है, ना सब कुछ मेरे तक टाइमली पहुँच रहा है. तो बहुत ज़्यादा वो सैडनेस में है, वो बहुत ज़्यादा वो ग्रीफ में है. ठीक है. I remember a professor's choke voice narrating to me how all the arguments he had made in his doctoral dissertation, written over many years of the work, or there indeed was a time when PhDs were written over decades. तो ये बताना चाह रहे कि मेरे साथ एक प्रोफेसर का बात भी हो रहा था, एंड देन ही टोल्ड कि वो लोग PhD जो है वो 10 साल में ख़त्म करते थे. मतलब सोचो अभी जो PhD है जो 3-5 साल में ख़त्म हो जाता है, तब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण कितने 10 साल 12 साल लग जाता था टू कंप्लीट अ PhD. ठीक है. Okay, this I realized as I grew older as one of the characteristic of provincial life that they usually males. ठीक है. मतलब provincial life जो हम लोग जी रहे हैं, जो ऑथर जी रहे हैं, उस पर जीने के बाद उनको ये पता चला कि we are saying treat things with the confidence of someone declaring them for the first time. ठीक है. Therefore, grew up surrounded by would-be Newtons who claimed to have discovered gravity again. There's a deep sense of tragedy attending this sort of thing, the sad embarrassment of always arriving after the party is over. मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि पार्टी इज़ ओवर. मतलब ये नहीं कि इधर पार्टी चल रहा है, बस वो अपने जो भावना है वो एक सेंटेंस का लिंक करना चाह रहे हैं. जैसे कि आप लोग जब पार्टी ख़त्म हो जाते हैं, तब जब आप बाद में जाते हो, आपको एक फील होता है, बिलेटेडनेस फील होता है, वो पोएट को भी फील हो रहा है, क्योंकि वो जो मैगजीन्स है, जो न्यूज़ है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो उन तक देर तक पहुंच रहा है. ठीक है. वो जो मज़ा है, जो तुरंत पढ़ने का मज़ा है, अगर कोई जियोपॉलिटिक सिचुएशन हो रहा है, अभी अगर हम लोग रशिया यूक्रेन वॉर देखें, या फिर हम जहाँ भी जियोपॉलिटिक सिचुएशन में जो भी कुछ हो रहा है, तो वो अगर हम तुरंत पढ़ें तो हम लोग अपडेट रहते हैं, पर अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो वो इंटरेस्ट चला जाएगा. ठीक है. ओके. What rescues it is the unpredictability of these anachronistic discoveries, the randomness and haphazardness involved in mapping connection among thoughts and ideas in a way that hasn't yet been professionalized. Okay? मतलब इसमें ये बोला गया है कि ये जो जब हम लोग एक चीज़
इकट्ठे पढ़ते हैं, मतलब मानो कि अगर तुम कल का करंट अफेयर्स कल ही पढ़ लेते हो, आज का आज पढ़ते हो, पर अगर 1 महीने बाद तुमको 1 महीने का करंट अफेयर्स आपको दिया जाए तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलेटेडनेस होगा, आपके अंदर एक लगेगा कि हैपाजट होगा कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये हो जाता है। तो पोएट को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो ऑल ओवर दी रीडिंग कंप्रीहेंशन में जो दिखाया गया है कि तब के ज़माने में जो लोग रीडर रहते थे, जो लोग पोएट रहते थे, जो लोग अपने लिखते थे, पढ़ते थे, उन लोगों को कितना डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा उस सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ 1 महीने बाद पढ़ रहे हो तो आपके अंदर एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये कंप्रीहेंशन सब वही बताता है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज दी कबाड़ी वाला वेस्ट पिकर टू दी ऑथर। कबाड़ी वाला का जो यूज़ क्या था, ऑथर क्यों कबाड़ी वाले के पास बार बार जाते थे, वाई, क्या यूज़ था? यूज़ था द कबाड़ी वाला स्टॉक ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स वेर ऑफ इंटरेस्ट टू दी ऑथर। ऑब्वियसली कबाड़ी वाला क्या करते थे, ऐसे ऐसे मैगजीन लाते थे जो ऑथर को बहुत पसंद आता था, तो ऑब्वियसली वो क्या करते, दौड़ के जाते थे, उनके जो झोले हैं उनको एकदम देखते थे अच्छा कौन सा अच्छा है, ठीक है। तो ये आंसर है हमारा। ओके, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज एसेंशियल अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ प्रोविंशियल रीडर। मैंने आपको बताया कि प्रोविंशियल रीडर क्या होते हैं, उनको क्या एक्सपीरियंस करने को मिलता है, ठीक है। तो क्या है, बिलेटेडनेस इन सेंस ऑफ कमिंग लेट फॉर एवरीथिंग, ओवर ईगरनेस, नहीं ये नहीं होगा, ये भी काइंड ऑफ नहीं होगा। तो प्रोविंशियल रीडर क्या फील करते थे, एक गैप, एक टाइम गैप, पहले के टाइम के साथ वो अभी के टाइम का जो गैप एक है वो लोग फेस करते थे, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आंसर, एक्सेप्टिंग अ टेम्पोरल गैप बिटवीन व्हाट वाज करंट इन द वाइडर वर्ल्ड एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ठीक है। चलो, व्हाई डिड द ऑथर फील अ सेंस ऑफ एपिफैनी एंड डीप सैडनेस। मैंने आपको बताया कि क्यों ऑथर को दुख होता है, वाई, तो क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज the things that felt special and unique to the author were already established and accepted thought in the wider world। जो ऑथर अभी पढ़ रहे वो ऑलरेडी पहले दुनिया में हो चुका है। क्या ये सही आंसर होगा, या फिर बिकॉज द ऑथर वॉज लेस वेल रेड देन अदर्स, या फिर बिकॉज द ऑथर मिस्ड बीइंग इन अ बिग सिटी। देखो ऑथर ये नहीं थे, ये तो वो तो वेल रेड थे ना, वो पढ़ने वाले बच्चे थे, वो पढ़ते थे, तो ये तो नहीं होगा। बिकॉज द ऑथर मिस्ड बीइंग इन अ बिग सिटी, ये भी हमको रेफरेंस नहीं मिलता है कंप्रीहेंशन से, ठीक है। तो जो हमको रेफरेंस नहीं मिलेगा वो हम ऐसे ही इसको कट लगा देंगे। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, ए ऑब्वियसली, ठीक है। चलो, ओके, व्हाट डज द वर्ड एनाक्रोनिस्टिक एज यूज्ड इन द पैसेज मीन। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हम एक चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, एक मिनट, जब हम एक चीज़ को पढ़ते हैं तब हम उसके सेंट्रल आइडिया को जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया। तो देखो ये सेंट्रल आइडिया हमारा क्या था, एक टाइम के गैप, एक टाइम से दूसरे टाइम तक, ठीक है। तो जो एग्जामिनर होता है, जो वर्ड्स पूछते हैं, जो सिनोनिम पूछते हैं, जो एंटोनिम पूछते हैं, वो काइंड ऑफ हमारे सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो, रूटेड इन अ नॉन अर्बन सेटिंग, ये जो कंप्रीहेंशन था इसमें विलेज, अर्बन, टाउन, सिटी, इसमें कोई उल्लेख नहीं था, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। रिलेटेड टू अ मॉफुसिल एरिया, नहीं, मॉफुसिल एरिया के लिए नहीं था, ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर क्या था, कनेक्टेड विद अनदर टाइम, अच्छा ये हो सकता है, बट हम लोग 4th वाला भी देखेंगे, अपोज टू प्रिवेलिंग सेंसिबिलिटीज़, नहीं, प्रिवेलिंग सेंसिबिलिटीज़ का अपोज नहीं थे, वो कोई भी सेंस का, वो कोई भी इमोशन के अपोजिंग नहीं थे, अपोज नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, आंसर नंबर सी, ओके। चलो, Which of the following options captures the meaning of the last sentence best? लास्ट सेंटेंस में क्या था कि एक बिलेटेडनेस उनको फील होता है, एक डेटेड मतलब जो टाइम गैप होता है वो फील होता है, वो लास्ट सेंटेंस में हमारा था, ठीक है। तो पहला क्या था, दो द ऑथर फील्स प्रोविंशियल शी प्रिटेंड्स टू बी फ्रॉम द मेट्रोपोलिस, नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। मेट्रोपोलिस से तो ऑथर नहीं थे, ठीक है, वो दिखाना, प्रिटेंड मतलब क्या होता है, शो ऑफ करना, तो वो नहीं शो ऑफ कर रहे थे कि अच्छा मैं बड़े बड़े सिटी से हूँ, नहीं, ऐसा कोई शो ऑफ नहीं कर रहे थे वो, ठीक है। फिर दो दी ऑथर फील्स डेटेड इन हर एक्सेस टू इंटेलेक्चुअल आइडियाज, हर लैक ऑफ मेट्रोपॉलिटन सोफिस्टिकेशन लेट्स हर एंगेज, ठीक है, विद द आइडियाज विद सेम ओरिजिनलिटी, ठीक है। दो दी ऑथर इज अवेयर ऑफ द लिमिटेडनेस ऑफ हर नॉलेज, अच्छा पहले देखो, लिमिटेडनेस ऑफ नॉलेज मतलब उनके नॉलेज में कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है कि इसके बियॉन्ड वो अपने नॉलेज को नहीं इंक्रीज कर सकते।
जैसे अगर मैं अपने लिमिटेशन ऑफ नॉलेज के बारे में बात करूँ, मैं इंग्लिश आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैथ्स मुझे कोई करने के लिए बोल दिया जाए तो मैं उनके जैसा प्रोफेशनली मैथ्स नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे इधर एक लिमिटेड नॉलेज हो गया ना, कि मेरा नॉलेज जो है वो इंग्लिश तक ही लिमिटेड है। पर हमारे कॉम्प्रिहेंशन में कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिला था कि अच्छा पोएट का जो एजुकेशन है वो इधर तक लिमिटेड है, ठीक है। तो ये भी काइंड ऑफ हमारा नहीं होगा, तो दिस विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। तो ये पैसेज हमारे कंप्लीट है, ये ठीक ठाक पैसेज था। इट वॉज अ नॉट सो मॉडरेट, नॉट सो हार्ड एंड नॉट सो ईजी, ठीक है। ईजी बोल सकते हैं, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट के बीच में ये पैसेज था। चलो अब ये हमारे हिस्टोरिकल रेफरेंस के ऊपर एक पैसेज है। अगर पैसेज आप लोग देखोगे तो 2023, 2024 में हम लोग कल एक अनीता देसाई जी का फायर ऑन द माउंटेन्स पैसेज देखे थे। क्यों देखे थे, क्यों अनीता देसाई जी को ही उल्लेख किया गया है, क्योंकि उनका एक आर्टिकल आया था 2024 में एडिटोरियल में, ठीक है। तो वो एक करंट अफेयर से रिलेटेड उनका एक आर्टिकल था, उनका पैसेज था, ठीक है। तो कोई भी आर्टिकल, कोई भी पैसेज जो आप देख रहे हो क्लैट में, बेसिकली वो 60-70% रेफर करता है हमारा किस में, हमारे करंट अफेयर्स में, ठीक है। ओके, तो until the Kilidi site was discovered, archaeologists by and large believed that the Gangetic plains in the north urbanized significantly earlier than Tamil Nadu। इसका मतलब ये है कि किलाडी में जो डिस्कवर हुआ था, आर्कियोलॉजिस्ट जो डिस्कवर किए थे, उनसे ये पता चलता है कि जो गैंजेटिक प्लेन्स है इन दी नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ में, तो वो तमिलनाडु से पहले से वो अर्बनाइज्ड है। अर्बनाइज्ड मतलब होता है पहले से उसमें सिटी, टाउन सब कुछ ऑलरेडी फॉर्मेशन बन चुका है, ठीक है, ऑलरेडी वो अर्बनाइज है। Historians have often claimed that large-scale town life in India first developed in the greater Magadh region of Gangetic Basin, okay। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हिस्टोरियन ये समझ चुके थे कि ये क्लेम किए थे। क्लेम मतलब हम बोलते हैं ना कि अच्छा ये मेरा पैसा, मैं ये क्लेम कर रही हूँ, मतलब वो मेरा पैसा है, मैं उनको बोल रही हूँ कि वो मेरा है, मतलब पूरा विश्वास के साथ बोलना, ठीक है, भरोसे के साथ बोलना। तो हिस्टोरियंस ये क्लेम किए थे कि लार्ज स्केल टाउन लाइफ इन इंडिया में जो लार्ज स्केल टाउन लाइफ है फर्स्ट डेवलप इन दी ग्रेटर मगध रीजन ऑफ द गैंजेटिक बेसिन। तो जो लार्ज स्केल इंडिया में टाउन डेवलप हुआ है वो गैंजेटिक बेसिन में सबसे पहले जो मगध रीजन वाला पार्ट है उसमें हमारा एस्टैब्लिश हुआ है। दिस वॉज ड्यूरिंग द सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज। और ये कब हुआ है, ये सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज में हुआ है, ठीक है। द फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज रेफर्स टू द राइज ऑफ द हड़प्पा और द IVC, ओके, IVC। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट हमारा जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो मगध एरिया में हुआ है, और सेकंड जो हमारा अर्बनाइजेशन हुआ है वो हमारे IVC में हुआ है, हड़प्पा में हुआ है, ठीक है। तो दो तरीके का हमको अर्बनाइजेशन देखने को मिला है। तमिलनाडु was thought to have urbanized at this scale only by the 3rd century BC। तो तमिलनाडु के बारे में ये बोला जाता है कि उसका जो अर्बनाइजेशन है वो जो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रो किए हैं वो 3rd century BC में ग्रो किए हैं, ठीक है। The findings at Kiladi push that date back significantly, okay, based on linguistic and continuity in cultural legacies. Connection between the Indus Valley civilization or IVC and old Tamil traditions have long been suggested, but concrete agriculture evidence remained absent। इसका मतलब ये बोला गया है कि पहले हम ये देखते हैं कि IVC जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है और तमिल सिविलाइजेशन है, तमिल का जो कल्चर है वो पहले से एक साथ जुड़े हुए हैं, बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ, ठीक है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इसके लिए, ठीक है। Evidence indicated similarities between graffiti found in Kiladi and symbols associated with the IVC। इसका मतलब ये बोला गया है कि कहीं ना कहीं एक हम लोग देखते हैं एक सिमिलरिटी। जैसे कि अगर आप देखोगे, अगर आप जियोग्राफी पढ़े होंगे एंड यू हैव स्टडी अबाउट दी कंटिनेंट ड्रिफ्टिंग थ्योरी, ये हुआ है ना, पैंजिया गोंडवाना लैंड। तो क्या हुआ है कि अगर हम देखें कि ब्राज़ील और फिर अफ्रीका जो कोस्ट लाइन है वो काइंड ऑफ मैच होता है। तो इससे हमको पता चलता है कि क्या होता है कि ये पहले से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, है ना। सेम तरीके से जो तमिलनाडु है और जो हमारे IVC है ये कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ा हुआ था। क्यों? तमिलनाडु के वॉल में, तमिलनाडु के केव्स के या जो भी वॉल उसमें है, वॉल पे ग्राफिटी पाया गया। ग्राफिटी मतलब काइंड ऑफ वॉल पेंटिंग और ड्राइंग। तो ग्राफिटी किसके साथ मैच हो रहा है? IVC के साथ मैच हो रहा है, ठीक है।
Okay, IVC, it blustered the arguments of dissidents from the dominated North Indian imagination who have argued for years that their ancestors existed contemporaneously with the IVC. तो इसमें ये बोला गया कि नॉर्थ इंडिया जो है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया जो हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, और फिर ये सेंट्रल पार्ट, फिर हरियाणा, ये जो हमारे पार्ट एरिया है, इसमें ये बोला गया कि वो ये मानते हैं, नॉर्थ इंडियंस के पीपल ये मानते हैं कि हम लोग IVC के कंटेम्प्रेरी है. कंटेम्प्रेरी मतलब एक समय में जो दो चीज़ रहते हैं, ठीक है. मान लो कि मेरा जन्म हुआ है काइंड ऑफ 2024 में, और फिर कोई और भी इंसान का जन्म 2024 पे हुआ है, तो मैं और वो इंसान कंटेम्प्रेरी हो गए, ठीक है. ओके, चलो. All the archaeologists I spoke to said it was too soon to make definitive links between the Keledi site and the IVC. There is no doubt, however, that the discovery of the Keledi has changed the paradigm. ठीक है, पर कोई आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हम तुरंत ये नहीं कह सकते कि अच्छा IVC के साथ केलेडी का कोई काइंड ऑफ वो है. देखो, केलेडी मतलब ये तमिल कोई जगह का नाम है, तो हो सकता है कि मेरे से इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो, क्योंकि फिर हम लोग नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, साउथ इंडिया काइंड ऑफ होता है. पर एक बार देख लेना इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है. आई थिंक केलेडी होगा या फिर केलेरी होगा, ठीक है, केलेरी होगा, कि डी र के हिसाब से भी प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है. तो आर्कियोलॉजिस्ट बोला है काइंड ऑफ इसके साथ कोई मैच नहीं है, और अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि कोई मैच है, ठीक है. चलो. In recent years, the result of new research on early India have invited keen political interest, because proponents of Hindu nationalism support the notion of Vedic culture as fundamental to the origins of Indian civilization. Okay, the Keledi excavations further challenge the idea of single fountainhead of Indian life. They indicate the possibility that the earliest identity that can recognizably be considered India might not have been originated in North India. मतलब IVC के थ्रू, केलेडी के थ्रू, जैसे कि नॉर्थ इंडिया लोग ये बोलते हैं कि अच्छा हमारे जो नॉर्थ इंडिया के लोग ज़्यादातर हिंदू नेशनलिज्म पे बिलीव करते हैं ना, तो वो लोग ये कहते हैं कि इंडिया का जो शुरुआत है वो वैदिक कल्चर से हुआ है, ठीक है. बट जब हम लोग केलेडी में एक्सकवेशन देखते हैं तो वो लोग ये चीज़ नहीं मानते हैं, ठीक है, वो नहीं मानते हैं. फिर that wasn't all. In subsequent seasons of Keledi dig, archaeologists discovered that Tamili, a variant of the Brahmi script used for writing inscription in the early iterations of the Tamil language, could be dated back to the 6th century BCE, likely 100 years before previously thought. Okay, मैं समझा रही हूँ, ठीक है. ये लाइन नहीं पढ़ोगे तो ऊपर वाला नहीं समझ पाओगे. So not only had urban life thrived in the Tamil lands, but people who lived there had developed their own script. The evolution of writing is attributed to Ashoka's edict, but 2600 years ago writing was prevalent in Keledi. इसका मतलब ये बोला गया है कि पूरा जो तुम देख रहे हो कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में तमिल का थोड़ा सा एसेंस है, अशोका जो राइटिंग है, तो इसमें ये बोला गया कि अशोका राइटिंग बहुत बाद में आया है, उसके पहले केलेडी का जो एसेंस है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में वो ज़्यादा दिखा गया है, ठीक है. वो अभी तक दिखा नहीं गया है. वो ये जो सारे जो कोटेशन में जो लाइन है, ये उधर के एक लोकल, मदुराई के एक लोकल जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक है. फिर इसमें ये बोला गया है, ओके, हाँ, माथन करुपिया प्राउड मदुराई लोकल टोल्ड मी, ये जो लाइन है ये इन्होंने बोला है, ठीक है. फिर उसके बाद कोटेशन में क्या आता है, अ फार्मर कुड राइट हिज ओन नेम ऑन द पॉट ही ओन्ड. Okay, the fight going on here. You are not the one to teach me to write. I have learned it myself. इसका मतलब ये है कि जो फार्मर है वो खुद बोल रहे कि तुमको नहीं सिखाना है मुझे लिखा, मतलब मैं जो लिख रही हूँ वो लिख रहा हूँ, वो ऐसा नहीं कि तुम मुझे सिखाओगे तब मैं लिख पाऊंगा, मैं खुद से लिख लूँगा, ठीक है, ठीक है. ऐसा इसका मतलब ये है कि जो एजुकेशन है तब के ज़माने में सिर्फ इलाइट क्लास तक नहीं थे, मतलब सिर्फ एजुकेटेड क्लास तक ही वो सीमित नहीं थे. वो हर एक व्यक्ति को पता था एजुकेशन क्या होता है, हर एक व्यक्ति को लिखना पढ़ना सब कुछ पता था, ठीक है. चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द अजम्पशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्बन लाइफ इन इंडिया बिफोर द केलेडी डिग. तो अजम्पशन क्या था, क्या अजम्पशन था कि पहला जो अर्बनाइजेशन है वो गैंजेटिक प्लेन में शुरू हुआ है, ठीक है. द ओरिजिन्स ले इन द नॉर्थर्न गैंजेटिक प्लेन्स व्हिच अर्बनाइज्ड अर्लियर देन द साउथ. हाँ, देन द साउथ. ओके, तो दिस इज द राइट आंसर. ये सिर्फ अजम्पशन है, ठीक है. फिर द केलेडी excavations further challenge the idea of single fountainhead in India life. In elaboration of the sentence, which of the following option follows. मतलब
ओके इसका मतलब ये बोला कि क्लैडी में जो एक्सकवेशन हुआ है वो चैलेंज किया है इंडिया के फाउंटेन हेड को। हाँ, इंडिया के जो पहले से हम एक चीज़ मानते थे कि अच्छा इधर पहले शुरू हुआ था, उधर बाद में शुरू हो गया था, पर क्लैडी में जब डिगिंग हुआ तब वो काइंड ऑफ चैलेंज किया है, जो हम लोग पहले सोचते थे उसको चैलेंज किया है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर? डोमिनेंट थियरीज ऑफ हाउ अर्बन एंड मॉडर्न लाइफ केम अबाउट इन एंशिएंट इंडिया वर प्रोवाइडेड रॉन्ग। नहीं, ये नहीं है। ठीक है, फिर neither the Indus civilization nor the ancient urban civilization of Magad are clear explanation of how urban life emerged in the Clady region of southern India in 3rd century BC. नहीं। फिर the Clady archaeological dig proved that Indian urban and modern life merged independently in several historical periods and geographies and no one theory is enough to explain। मतलब क्लैडी में आर्कोलॉजिकल जो डिगिंग था वो ये प्रूफ किया था कि क्लैडी को समझने के लिए सिर्फ एक ही थियोरी काफ़ी नहीं है, उसमें बहुत सारी थियोरी है। ठीक है, तो दिस इज द आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो, लैंग्वेज इंक्लूडिंग स्क्रिप्ट्स सिमिलर टू द ब्राह्मी स्क्रिप्ट emerged in Clady in the 6th century BC. Which of the following is the most convincing conclusion from this statement? ठीक है, इसका मतलब ये क्या बोला गया है? ओके, ये क्वेश्चन का मतलब यह है कि लैंग्वेज इंक्लूडिंग स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट में जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के सिमिलर है वो क्लैडी में इमर्ज हुआ था 6th सेंचुरी BCE में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कन्विंसिंग कंक्लूजन? तो इसको प्रूफ करने के लिए ये तीनों में से कौन सा सही होगा? ठीक है, पहले तो है क्लैडी सेंटर ऑफ कल्चरल लर्निंग फॉर फार सुपीरियर टू अदर्स इन एंशिएंट इंडिया। नहीं, ये तो उल्लेख ही नहीं है हमारे पैसेज में। ठीक है, फिर पीपल ऑफ क्लैडी वर इलिटरेट। नहीं, पीपल ऑफ क्लैडी वॉज वेरी मच लिटरेट, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट में एक लाइन था कि आई विल राइट माई ओन, है ना, फार्मर ने बोला, वो मतलब दे वेर एजुकेटेड, राइट। ठीक है, फिर इसके बाद एंशिएंट अर्बन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वी नो इट टुडे कुड सिग्निफिकेंटली बी ऑल्टर्ड बाय द फाइंडिंग ऑफ द एडवांसेस अचीव्ड बाय द क्लैडी सिविलाइजेशन। मतलब जो एंशिएंट जो सिविलाइजेशन है, एंशिएंट का जो अर्बन हिस्ट्री है, वो हम और भी अच्छे से जान सकते हैं। कैसे? जो क्लैडी से हम लोग अचीव की है उसके थ्रू। ठीक है, चलो, फिर BCE इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? एकदम बच्चों से सवाल है ये। ठीक है, चलो, फिर a farmer could write his own name on a pot. He owned the fight going on here. You are not the one to teach me to write. I have learnt it myself. इसका मतलब ये है, मैंने आपको पहले ही बोला कि एजुकेशन जो है, हाँ, लिटरेसी जो है वो कहीं तक सीमित नहीं है। वो किसी भी सोसाइटी, किसी भी वर्ग, है ना, सोसाइटी के किसी भी लेवल तक सीमित नहीं है कि अच्छा पुअर क्लास को नहीं एजुकेशन मिलेगा, अपर को नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एवरीवन कैन रीड एंड राइट। और ये दिखाने के लिए हाँ कि एजुकेशन कहीं पे सीमित नहीं था, उन्होंने फार्मर का एग्जाम्पल लिया। नहीं तो वो तो ऐसा बोल सकते ना कि किंग ने ये बोला, है ना, नोबेल ने ये बोला, पर उन्होंने क्या बोला? फार्मर ने बोला। ठीक है, मतलब वो ये दिखाना चाह रहे थे कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ एलिट क्लास तक सीमित नहीं था, वो फार्मर जो लोअर क्लास था वो लोग भी पढ़ सकते थे। तो क्या होगा इसका उत्तर? दैट द क्लैडी सिविलाइजेशन डिड नॉट कंजर्व द एक्सेस टू एजुकेशन लिटरेसी ओनली फॉर द एलिट। ओके, चलो, ओके, ये जो है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आप लोग इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगो, बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ जो आप लोग करते हो इंटरनेट में, तो वो कहाँ से हार्मफुल है, कहाँ से उसमें डिल्यूशन है, ये आपको देखना पड़ेगा। बट क्या करना है, इतने इंटरनेट पे ही पढ़ना है, सब कुछ इंटरनेट पे ही करना है, तो फिर कहाँ जाएंगे इंसान, है ना। चलो, ओके, द कॉल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन टर्न द विलेज ऑफ द इंटरनेट इनटू अ सिटी, ओके, which expanded at time-lapse speed, social connection bristling with neurons in every direction. At 12, I was writing 500 words on a day on a public live journal. By 25, my job was to write things that would attract ideally 100,000 strangers per post. Now I am 30 and most of my life is inextricable from the internet. इसका मतलब ये बोला गया है कि हम बचपन से एकदम इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते भी हैं तब भी आई कांट सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम द इंटरनेट। हम इंटरनेट से सेपरेट नहीं हो सकते, हम नहीं कर सकते अपने आप को। ठीक है, तो एक इधर वर्ड है जो कि है हमारे यस इनएक्सट्रिकेबल। इसका मतलब ये है कि डिटेंगल नहीं किया जा सकता। डिटेंगल मतलब होता है कि छोड़ना, कांट सेपरेट। ओके, तो हम अपने आप को इंटरनेट से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, फिर
The curdling of the social internet happened slowly and then all at once. The tipping point, I did guess, was around 2012. Okay, इसका मतलब ये है कि सोशल इंटरनेट पे जो चीज़ धीरे धीरे हो रहा है एंड देन ऑल एट वंस, मतलब मानो कि ऐसे हो रहा है कि मैं सोशल मीडिया के सामने बहुत ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा, पहले मैं थोड़ा सा मेकअप करके आई, फिर मैं कुछ चीज़ पहन के आई, फिर मैं रोज़ वीडियो फोटोज़ डालती रही, तो फिर क्या होगा, एक पीक तो पहुंचेगा ना जब मैं बहुत ज़्यादा उस पर एडिक्टेड हो जाऊंगी। ठीक है, तो यही बताना चाह रही था। ठीक है, ओके, पीपल वेर लूजिंग एक्साइटमेंट अबाउट द इंटरनेट। फिर बाद में कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पीपल वेर लूजिंग इंटरेस्ट इन इंटरनेट, बट नॉट होलली, हम देखेंगे आगे। ठीक है, स्टार्टिंग टू आर्टिकुलेट अ सेट ऑफ न्यू ट्रूइज्म्स। ट्रूइज्म मतलब जो थिंग ऑब्वियस होता है, ठीक है, जो चीज़ सही होता है, द थिंग दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। ठीक है, फिर फेसबुक हैड बिकम टीडियस, ट्रिवियल, एग्जॉस्टिंग। ठीक है, एग्जॉस्टिंग, फेसबुक जो है वो एग्जॉस्टिंग जैसे लग रहा है हम लोगों को। फिर क्या है, इंस्टाग्राम सिम बेटर, इंस्टाग्राम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है फेसबुक से। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा, बट वुड सून रिवील इट्स अंडरलाइंग फंक्शन एज अ 3 रिंग सर्कस ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉपुलरिटी एंड सक्सेस। और धीरे धीरे इंटरनेट भी अपना जो रंग है वो दिखाने लगेगा, क्योंकि इंटरनेट पे भी तो लोग सक्सेस होने के लिए आते हैं, पॉपुलर होने के लिए आते हैं। ठीक है, एंड देन ट्विटर फॉर ऑल इट्स डिस्कर्सिव प्रॉमिस वॉज वेयर एवरीवन ट्वीटेड कंप्लेंट्स एट एयरलाइंस एंड mourned about articles that have been commissioned to make people mourn। इसका मतलब ये है, फेसबुक छोड़ दो, इंस्टाग्राम छोड़ दो, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है हमारे, हाँ, ट्विटर। क्या बोला है, ट्विटर में लोग जाते हैं और बस दे कंप्लेन अबाउट इच अदर कि अरे ये हुआ है, एयरप्लेन में ये हुआ है, ट्रेन में ये हुआ है। और फिर कुछ लोग पॉलिटिकल एजेंडा भी चलाते हैं जिसके लिए उनको पैसा मिलता है। ठीक है, जिनके लिए वो कमीशन होते हैं। ठीक है, ओके, द ड्रीम ऑफ अ बेटर ट्रूअर सेल्फ ऑन द इंटरनेट वो स्लिपिंग अवे। तो इंटरनेट पे जो एक ऐसा जो धारणा है कि एक व्यक्ति अपने आप को पूरा जो असली में वो व्यक्ति जैसा है वो दिखाता है, तो वो ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे स्लिप हो रहा है। स्लिप मतलब फिसल रहा है, मतलब वो गिर रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है, where we had once been free to be ourselves online, we are now chained to ourselves to online। इसका मतलब ये है, कभी कभी पहले क्या होता था, ऑनलाइन हम जाते थे किसके लिए, बस टू हैव अ फन एंड टू रिलैक्स, राइट। पर अभी हम लोग ऑनलाइन क्यों जाते हैं, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को पोर्ट्रे करने के लिए, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए। और हम चेंड क्यों हो गए, क्योंकि ये एक नशा हमारे अंदर हो गया कि अरे मुझे तो ये चीज़ करना है, वो कर रहे हैं तो हमको भी करना है। ये चेंड जो है हम जो है ये बंध चुके हैं हम लोग। ठीक है, ओके, एंड दिस मेड अस सेल्फ कॉन्शियस। और ये जो है ये सेल्फ कॉन्शियस हमको बना दिस। व्हाट इज सेल्फ कॉन्शियस मीनिंग, मतलब जो हम अपने प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि अरे मैं ये पहन रहा हूँ, अरे मैं वो पहन रहा हूँ, अरे मैं ये पहन रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें होता है, ये जो एक व्यक्ति के साथ होता है वो सेल्फ कॉन्शियस होता है। ठीक है, platforms from promised connection began including mass alienation। Okay, the freedom promised by the internet started to seem like something whose greatest potential lay in the realm of misuse। ठीक है, okay, then even as we become increasingly sad and ugly on the internet, the mirage of the better online self continue to glimmer। मतलब इसका मतलब ये है कि even as we become increasingly sad and ugly on the internet, the mirage of the better online self continue to glimmer। मतलब हो सकता है भले ही कि हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सैड अगली दिखाए, पर फिर भी जो इंटरनेट का जो एक ग्लिमर है, एक ऑब्सेशन है, वो एकदम छा जाता है, वो हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। ठीक है, फिर एज अ मीडियम द इंटरनेट इज डिफाइंड बाय अ बिल्ट इन परफॉर्मेंस incentive। Okay, in real life you can walk around living life। ठीक है, in real life you can walk around living and be visible to other people, but on the internet for anyone to see you have to act। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आप एक्ट करें, कि आप कैसा हो कैसे नहीं हो, तो आप वो चीज़ों को एक्ट करें, है ना। तो सही में वो चीज़ नहीं होता है, द रियलिटी इज़ नॉट दैट। ओके, रियलिटी नहीं है, आप बस एक्ट करते हो, आप अपने में नहीं रहते हो। ठीक है, यू हैव टू कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू मेंटेन एन इंटरनेट प्रेजेंस। ठीक है, आपको इंटरनेट प्रेजेंस के हिसाब से आपको कम्युनिकेट करना होता है कि अच्छा इंटरनेट में ये बोला गया है तो मैं ऐसे कम्युनिकेट करूंगा। ठीक है, ये फिर एंड बिकॉज द इंटरनेट सेंट्रल प्लेटफॉर्म्स आर बिल्ट अराउंड पर्सनल प्रोफाइल्स, इट कैन सीम दैट
It can seem that make yourself look food. Okay, online reward mechanism baked to substitute for offline ones and then overtake them. This is why everyone tries to look so hot and well traveled on Instagram. Why everyone seems so smug and triumphant on Facebook. अच्छा, इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन का जो नशा है वो इतना हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा वो दिखाते हैं कि अच्छा हमारी ज़िंदगी में तो सब अच्छा चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ, हमारी ज़िंदगी में ये है, इतना पैसा है, इतना ज्वेलरी है, ठीक है, और ट्रियम्फ मतलब जॉय, हम लोग एक विनिंग चीज़ दिखाते हैं फेसबुक इंटरनेट पे, जो नहीं होता है हमारे साथ, ठीक है। फिर ओके हाँ, and now on Twitter, making a righteous political statement has come to seem. For many people, like a political good in itself, the everyday madness perpetuated by the internet is the madness of this architecture, which positions personal identity as the center of the universe. Okay, it as we have been placed on a lookout that oversees the entire world and given a pair of binoculars that makes everything look like our own reflection. इसका मतलब ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि इंटरनेट के दुनिया को, फेसबुक के दुनिया को, ट्विटर के दुनिया को हम ऐसे देखें, हम बाइनोकुलर से देखें, ताकि हम अपना रिफ्लेक्शन देख पाए कि हम कैसे हैं एक्चुअली में। फेसबुक तो अपना रिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है ना। आप तुम बोलोगे कि मैम हम तो अपना फोटो देख पाते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? दैट व्हाट इज़ इन योर इनर सेल्फ, अपने अंदर क्या दुख है, क्या सुख है, क्या आप सोच रहे हो, वो जो आप अपने सामने देखते हो तो वो आपका रिफ्लेक्शन है। और फेसबुक इंस्टाग्राम क्या है, दे आर वेरी फेक। ओके, चलो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज? तो क्या इन्फर्ड हुआ है? द इंटरनेट एक्सपैंडेड वेरी स्लोली। नहीं, ये तो नहीं था, ठीक है। फिर द इंटरनेट कैन बी यूज टू कॉज हार्म, इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ठीक है। देन द इंटरनेट इज एडिक्टिव, इंटरनेट इज एडिक्टिव काइंड ऑफ, बट ये भी हम लोग रेफरेंस में हमको नहीं मिला था कि इंटरनेट एडिक्टिव है। इंटरनेट काइंड ऑफ एडिक्टिव नहीं बोला गया है, उसमें ये बोला गया है कि हम इंटरनेट के सामने अपने आप को फेक दिखाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, द मेन पर्पस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इट्स टू डिसाइडेड पीपल फ्रॉम शोइंग ऑफ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो पीपल अपने आप को शो ऑफ करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं। और डिसुएड मतलब क्या होता है कि जब आप अपने आप को रोकते हो शो ऑफ करने से, तो ये तो नहीं होगा। तो हमारे उत्तर क्या है, द इंटरनेट कैन बी यूज टू कॉज हार्म। ऑब्वियसली व्हेन यू शो ऑफ देन समथिंग गुड और बैड विल हैपन, और बैड को ही हम लेंगे ना अपने लाइफ में, खराब भी हो सकता है, खराब होगा तो हमारे लाइफ में हार्म ही होगा, ठीक है। चलो, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रूइज्म एक्सेप्ट, अच्छा ट्रूइज्म मतलब मैंने क्या बोला था, समथिंग, ओके, समथिंग दैट इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है, जो चीज़ सच होता है, ठीक है। तो ये तीनों में से कौन सा, चारों में से कौन सा ऐसा चीज़ लगता है आपको जो सच नहीं हो सकता है, जो सही नहीं है, ठीक है। ट्रूइज्म को आप ट्रू मान लो, TRU, ट्रू मतलब सत्य, ठीक है, सत्य मान लो आप, ठीक है। तो इंटरनेट हैज़ चेंज द वे द वर्ल्ड वर्क्स, ये तो सही में इंटरनेट ने किया है ना, तो ये सही है। फिर आप प्रेफरेंस फॉर कैट वीडियोस कैन रिवील अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी। क्या एक बिल्ली का वीडियो आपके पर्सनैलिटी को रेफर कर सकता है, आपकी पर्सनैलिटी आप कैसे हो कैसे नहीं हो, क्या वो किसी के सामने डिस्क्राइब करा सकता है? क्या नहीं करा सकता है ना, दिस इज ए फेक। तो दिस वन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको देखना है कि आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते तो आपका आंसर नहीं बन पाता, ठीक है। एक क्वेश्चन में बोला गया कौन सा नहीं है, ठीक है। कोई बच्चे ये बोलते हैं अच्छा कौन सा है, बट वी हैव टू सी क्वेश्चन कैन कम इन बोथ सिचुएशन, कौन सा नहीं है कौन सा है, पोइट एग्री करते हैं कि नहीं, पोइट एग्री नहीं करते हैं, ऐसे आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स क्लोजेस्ट टू द अंडरलाइन सेंटेंस इन द पैसेज? ओके, कौन सा क्लोजेस्ट है, ठीक है, हम जो पूरा पढ़ चुके हैं वो कौन सा हमारे क्लोजेस्ट है, ठीक है। तो द वे वी यूज द इंटरनेट सेज अ लॉट अबाउट हु वी आर। नहीं, जिस तरीके से हम लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं उस पर क्या हमको ये पता चलता है कि हम लोग कैसे व्यक्ति है? नहीं, हम लोग शो ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा। द इंटरनेट हैज़ रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन पीपल लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड, काइंड ऑफ किया है, बट एज अ रेफरेंस टू द पैसेज ये नहीं है, ठीक है।
क्योंकि इसमें बोला गया है सेंटेंस इन दी पैसेज, ठीक है, पैसेज के हिसाब से बोलना है, आपको अपने तरीके से नहीं सोचना है कि अच्छा ये तो किया है तो ये सही आंसर होगा, नहीं, पैसेज के हिसाब से क्या आपका सही आंसर होगा, दैट विल बी योर आंसर। ओके, फिर द इंटरनेट हैज़ द एबिलिटी टू कस्टमाइज व्हाट वी एक्सेस बेस्ड ऑन आवर आइडेंटिटी। ओके, व्हाट इज कस्टमाइज? अच्छा, हम लोग देखते हैं कस्टमाइज टी शर्ट मतलब क्या होता है, एक प्लेन टी शर्ट जिसके ऊपर कस्टमाइज करके कोई चित्र, कोई कुछ लगाया जाता है, ठीक है। कस्टमाइज मतलब क्या होता है, समथिंग जो आप थोड़ा सा उसको बेटर बनाना चाहते हो, उसको कुछ और ऐड ऑन करके आप उसको अच्छा बनाना चाहते हो, ठीक है। तो इंटरनेट पे भी तो हम लोग वही काम करते हैं कि हमारे जो असली चेहरा है उसके सामने एक पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा और अच्छा दिख जाए, कुछ और चीज़ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, द इंटरनेट हैज़ द एबिलिटी टू कस्टमाइज व्हाट वी एक्सेस बेस्ड ऑन आवर आइडेंटिटी। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाफोर? ओके, तो मैं आपको बता दूँ कि व्हाट इज मेटाफोर व्हेन वी डू द डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन समथिंग। ओके, ओके, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाफोर एंड सिमिली? सिमिली भी कंपैरिजन होता है, ठीक है, बट सिमिली में क्या होता है, एज और लाइक का यूज़ होता है। कैसे कि सिमिली में आप बोलोगे शी इज़ लाइक माई डॉटर, शी इज़ लाइक माई कज़न, शी इज़ एज गुड एज माई फादर। तो इसमें क्या होता है कि एज और लाइक का यूज़ होता है, जैसा तैसा ये सब यूज़ होता है, ठीक है। बट मेटाफोर में ये एज और लाइक का यूज़ नहीं होता है, देयर विल बी दी डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ समथिंग। ओके, डायरेक्ट कंपैरिजन इधर होगा। तो क्या होगा, विलेज ऑफ द इंटरनेट, यस, द फेवरिश इलेक्ट्रिकल अनलिवेबल हेल को ये तीनों से कंपेयर किया गया है, तो ये भी सही है, ठीक है। 3 रिंग सर्कस ऑफ हैप्पीनेस, पॉपुलरिटी एंड सक्सेस, ये याद करो, ये हम इंस्टाग्राम को हम लोग ये देखे थे ना, इंस्टाग्राम को कंपेयर करने के लिए हम ये तीनों चीज़ों के साथ रेफर किए थे, है ना, तीनों चीज़ों के साथ हम लोग लिंक किए थे। तो क्या होगा, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब्स द पीस ऑफ राइटिंग? ये जो राइटिंग आपने अभी पढ़ा, ये राइटिंग को हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, व्हाट विल बी द कैटेगरी? अच्छा, मैं एक बोल दूं कि नॉन फिक्शन ऐसे मतलब होता है रियलिस्टिक थिंग, रियलिस्टिक, ओके, जो चीज़ रियल में होता है। ओके, फिक्शन इज दी नॉट रियल, ओके, समथिंग दैट इज इमेजिनरी, नॉट रियल। फिर एकेडमिक पेपर मतलब आपको एक काम के लिए कोई स्कूल कॉलेज स्टडीज़ के लिए कोई चीज़ लिख रहे हो तो वो एकेडमिक पेपर में आ जाएगा। एंड देन पोएम इज पोएम, कविता, ठीक है। तो ये नहीं था, तो कौन सा उत्तर होगा हमारा, नॉन फिक्शन ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा रियल था। ओके, द फिक्शन दैट व्हाट वी रेड राइट नाउ, वो हमारे एक रियल लाइफ के साथ उसको क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है, ठीक है। ओके, 4th नंबर पैसेज है। ओके, देखो, जितना टाइम हम लगा रहे हैं पैसेज में उतना टाइम आप लोगों को नहीं लगाना है। जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको एक एक लाइन को उठा के समझा रहे हैं, हर एक वर्ड को आपको समझा रहे हैं, तो वो आपको पैसेज में नहीं करना है जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे देन थोड़ा सा ट्राई करो कि हाँ, हर एक लाइन को थोड़ा सा पढ़ो, ताकि आपके अंदर पहले वो क्वालिटी बिल्डअप हो जाए, रीडिंग का जो क्वालिटी है वो बिल्डअप हो जाए। फिर देन यू कैन गो फॉर पैसेज एंड यू कैन कंप्लीट इट इन विद इन 5 to 7 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि एक पैसेज को आपको 5 से 7 मिनट देना है, उसके आगे नहीं देना है, तो फिर आपका नहीं हो पाएगा, तो फिर आपका टाइम के शॉर्टेज हो जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। ओके, तो प्लीज़ ट्राई कि पहले आप थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लो, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसा एक दिन में 1-2 पैसेज पढ़ लोगे तो ठीक है अभी इनिशियल स्टेज में। देन आफ्टर व्हेन यू विल थिंक दैट यस आई एम अप्रूविंग या फिर आई एम इम्प्रूविंग, तो फिर तब आप क्या करोगे, अब जाके बहुत सारे पैसेज करोगे साथ में। चलो, फिर down by the sandy banks of the Yamuna river, the man must walk quickly. At little past 12 a.m. one humid night in May, they all pull back the black plastic trap covering 3 boreholes sunk deep in the ground. They then drag thick horses, okay, toward a queue of 20 odd tanker trucks idling quietly with their headlights turned off.
remain work in a team. While on one man fits a horse mouth over a borehole, another clambers atop a truck in the front of the line and shoves the tubes opposite and into the empty steel cistern attached to the vehicle's creaky frame. What is the meaning of this? इसका मतलब होता है, पहले तो आप ये जानो कि सैंडी बैंक्स ऑफ यमुना रिवर में काइंड ऑफ एक बोर होल किया गया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर होल? मतलब होता है कि एक गड्ढा खोदा गया है जहाँ से पानी लोकेट हो रहा है. ठीक है, बट ये इलीगल तरीके से हो रहा है क्योंकि ये रात को हो रहा है, रात के 12 बजे हो रहा है. और ये आप देखोगे थोड़ा सा काइंड ऑफ इलीगल टाइप का फीलिंग आपको देगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ इन लोगों का बहुत काइंड ऑफ उस तरीके का बिहेवियर है कि छुपाने वाला बिहेवियर है. ठीक है, ठीक है. द मेन वर्क इन अ टीम, सभी लोग एक टीम में काम करते हैं. और फिर क्या हुआ, बोर होल में जो हॉर्स माउथ, ये मतलब हॉर्स मतलब क्या होता है, जैसे कि आप फायर ब्रिगेड में देखोगे कि लंबा लंबा पाइप होता है, जैसे कि पानी उससे पास होता है ना, तो वो क्या कर दिया गया है, वो बोर होल में लगा दिया गया है. पानी पास होके जो गाड़ी में जो टैंक लगा हुआ है उस पर जा रहा है. ठीक है, तो दैट इज द मीडियम ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन द बोर होल एंड द टैंकर. ओके, ठीक है. ऑन कर, समवन शाउट्स इन इंग्लिश, ऑन करो, ऑन करो. क्या ऑन करो? गाड़ी को ऑन करो. ठीक है, ऑन कर, किसी ने इंग्लिश में बोला. इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश इक्वल टू इंग्लिश. ठीक है. ऑलमोस्ट इंस्टेंटली हिज ऑर्डर्स टू स्विच इट ऑन आर ओबेड, और जिन्होंने बोला कि अरे ऑन करो लाइट, वो जल्दी से ऑन हो गया. ठीक है. डीजल जनरेटर्स हाउस्ड इन नियर बाई शेड्स बिगेन टू थ्रम. Submersible pumps installed in the borehole shafts drown as they disgorged thousands of gallons of groundwater from deep in the earth. गैलन मतलब आपको समझ में आएगा, गैलन्स, लीटर, जैसे कि हम लोग एक वाटर को मापते हैं. ठीक है, गैलन्स, लीटर, ऐसे कुछ. ठीक है. The liquid gushes through the horses and into the truck trunks. The full trucks don't wait around and the horse team continues its work. Drivers nose down a rough dirt path until they reach a nearby highway. मतलब क्या था कि ये लोग गाड़ी को बहुत ऐसे संभाल के चला रहे थे कि ज़्यादा साउंड ना हो, आस पड़ोस के लोग ज़्यादा जानने ना पाए. और फिर जब वो हाईवे में चले गए तो वो अपने स्पीड पकड़ लिए. ठीक है, हाईवे में जाते ही वो लोग अपना स्पीड पकड़ लिए. ठीक है. Okay, nearby highway, then they turn on their lights and pick up speed. Take, then rushing to sell their bounty to factories and hospital, malls and hotels, apartments and apartments across the city of the million. इसका मतलब ये है, आपको पहले जानना है कि दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है. why something is going on in Delhi, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उधर वाटर का कहीं ना कहीं शॉर्टेज हो रहा है. और फिर जो इलीगल माफिया है, जो वाटर माफिया है, वो लोग क्या करते हैं, वाटर को इलीगली निकाल के वो ज़्यादा पैसा में बेचते हैं. कहाँ पे? हॉस्पिटल में, अपार्टमेंट में, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है वाटर की, वहाँ बेचते हैं और ज़्यादा पैसे में बेचते हैं वाटर को. ठीक है. ओके, एवरीथिंग अबाउट दिस बिजनेस इज इलीगल. जो बिजनेस हो रहा है पूरा इलीगल एक बिजनेस है. ठीक. द बोर होल्स डग विदाउट परमिशन, द ट्रक ऑपरेटिंग विदाउट परमिट्स, द वाटर सोल्ड विदाउट टेस्टिंग और ट्रीटमेंट. अच्छा, एक चीज़ कि जो इलीगल क्यों है, क्योंकि कोई किसी का परमिशन नहीं लिया गया है कि हम उधर से बोर होल्स बनाए कि नहीं बनाए. वो वाटर को हम ट्रांसपोर्ट करें, इसका भी कोई परमिशन नहीं लिया गया, ना ही वाटर का कोई भी ट्रीटमेंट हुआ है. ठीक है. वाटर वर्क इज नाइट वर्क, सेज अ मिडिल एज नेबर हु लिव्स नियर द कॉवर्ट पंपिंग स्टेशन एंड रिक्वेस्टेड एनिमोनिटी. मतलब क्या बोला गया है कि किसी ने ये बोला, किसी ने ये बयान दिया कि अच्छा इधर के जो वाटर माफिया होते हैं वो ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे ही तो उनका जो फितरत है. तो और उन्होंने ये बोला कि हम ये जो कह रहे हैं आपसे, ये प्लीज़ किसी को मत बोलिएगा. हो सकता है ऑथर से ये वो जो ओल्ड मैन है वो कह रहे हैं, वो नेवर जो है वो कह रहे हैं. ठीक है. फिर बॉसेस अरेंज बायर्स, लेबर फिल टैंकर्स, मतलब बॉस जो है वो बायर्स को अरेंज करते हैं कि कौन पानी खरीदेगा, वो अरेंज करते हैं. हर एक व्यक्ति का दो काम है, एक काम है. ठीक है. फिर लेबर फील्स टैंकर्स, मतलब लेबर जो है वो टैंकर को फील करने काम करते हैं. पुलिस लुक इनटू द अदर वे, पुलिस तो इधर उधर देखते हैं ऑब्वियसली. पुलिस तो आज देखो कहीं पे इलीगल काम हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस को नहीं पता होता है, सभी को पता होता है. सभी को पता होता है. ठीक है. फिर एंड द मसल मेक्स श्योर दैट नो वन सेज नथिंग टू नोबडी. मसल मतलब जिन लोगों में पावर होता है. ठीक है. मसल जो है वो सिम्बलाइज करता है पावर को, और ये देखते हैं कि कोई किसी को ना बोले. ठीक है, कोई किसी को ना बोले. ओके. टीम्स लाइक दिस वन आर ubiquitous in Delhi, where the official water supply falls short of this city's need. A quarter of Delhi's households live without a piped water connection. Most of the rest receive water for only a few hours. मतलब
जो दिल्ली का जो क्वार्टर भाग है, ठीक है, जो क्वार्टर पार्ट है उस पर ये होता है कहीं ना कहीं पानी नहीं आ रहा है पाइप से, पाइप का कनेक्शन नहीं है, या कहीं कहीं पानी आ रहा है बट ओनली फॉर फ्यू मिनट्स। ओके, हाँ, so residents have come to rely on private truck owner, the most visible strands of dispersed way of city, councillor, farmers, real estate agents and fixer who stores millions of gallons of water each day from illicit boreholes and wealthy liquid for profit। ये जो सारे नाम देख रहे हो, ये क्या करते हैं, ये गैलन्स में वाटर खरीदते हैं और उसको फिर बेचते हैं बड़े पैसों में, ज़्यादा पैसों में, ठीक है। द एंट्रेंस सिस्टम हैज़ अ लोकल, ओके, एंट्रेंस सिस्टम मतलब होता है जो बरसों पुराना कोई सिस्टम है और जिसको आप उखाड़ के फेंक नहीं सकते हो। ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ है बरसों पुराना है और इसको आप उखाड़ के फेंक नहीं सकते हो, ठीक है। 2013 ऑडिट फाउंड दैट द सिटी लॉसेस 60% ऑफ इट्स वाटर सप्लाई टू द लीकेज। एक ऑडिट जो है, एक ऑडिट आया था 2013 में जहाँ पे ये दिखाया गया कि 60% जो ग्राउंड वाटर है, जो वाटर है, वो वाटर सप्लाई टू लीकेज, थेफ्ट एंड फेलियर टू कलेक्ट रेवेन्यू, वो रेवेन्यू कलेक्ट ही नहीं कर पाए। क्यों? थेफ्ट की वजह से, ठीक है, चोरी की वजह से, इलीगल माफिया की वजह से, ठीक है। देन द माफिया डिफेंस इट वॉर कैसे कम्युनिटी सर्विस। ओके, माफिया क्या करते हैं कि वो अपने जो काम है, इलीगल काम है, वो कम्युनिटी सर्विस को ऐसे बोलते हैं कि अरे हम तो कम्युनिटी सर्विस करें। पर एक बात बताओ, ये जो ग्राउंड वाटर है, ये जो आप निकाल रहे हो, ठीक है, तो उस पर ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है, तो वो जो ग्राउंड वाटर आप निकाल रहे हो वो रहने दो ना ग्राउंड में, तो कहीं से म्यूनिसिपैलिटी या फिर गवर्नमेंट इसको सप्लाई करेंगे घर तक, है ना। क्या फ़ायदा कि आप ग्राउंड वाटर निकाल के इतने पैसों में बेच रहे हो कि गरीब लोग जो है वो उसको अवेल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से कम्युनिटी सर्विस हुआ, ठीक है। वन ऑफ द थ्राइविंग ब्लैक मार्केट populated by small-time freelance agents who were exploiting a fast depleting common resource and in turn threatening India's long-term water scarcity। इसका मतलब ये है कि ये जो लोग हैं, ये जो scarcity है वाटर का, ये कॉज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये डिप्लेशन कॉज कर रहे ग्राउंड वाटर का। ये वाटर जो है इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म एक वाटर सिक्योरिटी का सवाल है और ये लोग वाटर स्कार्सिटी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वही है, आपको समझ में आया होगा, मैं पूरा पैराग्राफ को समझा दी हूँ कि ये वाटर स्कार्सिटी, दिल्ली का वाटर स्कार्सिटी बेसिकली कैसे इलीगल माफिया वाटर को बेचते हैं, कैसे नहीं बेचते, ये पूरा ये कंप्रेशन उसी के ऊपर है, ठीक है। ओके, सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से हमको क्या देखने सुनने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, द वाटर टैंकर्स माफियाज ऑपरेशन, ओके, दो इलीगल जस्टिफाइड नहीं, इलीगल है पर जस्टिफाई नहीं किया गया है, कोई सरकार इसको जस्टिफाई नहीं किया है, सिर्फ माफिया जो है वो अपने आप इसको जस्टिफाई किया है, हम तो ये कम्युनिटी सर्विस के लिए कर रहे हैं, तो जस्टिफाइड नहीं है ये, ठीक है। द वाटर सप्लाइड बाय द वाटर टैंकर माफिया इज पोटेंशियली कंटेमिनेटेड। यस, ये क्यों उत्तर है, क्यों, इसका आंसर ये है क्योंकि आप जब पहले पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं, उसके लास्ट लाइन में ये लिखा था कि दे आर कलेक्टिंग वाटर विदाउट ट्रीटमेंट। विदाउट ट्रीटमेंट मतलब वाटर ऑब्वियसली गंदा है ना, कंटेमिनेटेड है। चलो, तो ये हमारे सही उत्तर है। ओके, which of the following used in the passage suggests that the illegal supply of the groundwater is not a recent phenomenon। अच्छा, इस चारों में से कौन सा एक वर्ड है जहाँ से आपको ये पता चलता है कि ये जो वाटर जो इलीगल माफिया होते हैं, जो वाटर ऐसे इलीगली ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये आज का फिनोमेना नहीं है, ये आज का कोई सिचुएशन नहीं है, ये बरसों पुराना सिचुएशन है जो अभी तक चले आ रहा है और इसको हम लोग उखाड़ के फेंक भी नहीं सकते। वी विल हैव अ डिफ़िकल्टी इन दिस, ठीक है। तो कौन सा वर्ड है, मैंने आपको समझाया था कि देखो, एंट्रेंस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि समथिंग, जो चीज़ होता है जो पहले से इस्टेब्लिश है और उसको आप उखाड़ के फेंक नहीं सकते, उसको पावर को आप उखाड़ के फेंक नहीं सकते हो, ठीक है। तो एंट्रेंस शुड बी द राइट आंसर। ओके, आई एम वेरी सॉरी, बार बार मैं इधर चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीम्स टू बी द ऑथर्स मेन कंसर्न टू द पैसेज। ऑथर्स का मेन कंसर्न क्या है इस पैसेज में, व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑथर। मैं इधर चली जाती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। दिल्लीज वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट एक्यूरेटली कैटर टू इट्स ऑल रेसिडेंट। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, तो द इलीगल ऑपरेशंस ऑफ द वाटर टैंक माफिया डू नॉट डिपेंड इन द कॉम्प्लिसिटी ऑफ द रेंज ऑफ एक्टर्स इंक्लूडिंग द पुलिस एंड, नहीं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। फिर द पेटी प्रॉफिटरिंग ऑफ द फ्यू एक्टर्स कम्स एट द इमेंस कॉस्ट ऑफ द इंडिया सस्टेनेबल एक्सेस टू वाटर। ऑब्वियसली पेटी प्रॉफिटरिंग ऑफ द फ्यू एक्टर्स मतलब ये जो मैंने आपको पुलिसमैन, पावर्स, मसल, इन सब बोले, तो इन लोगों को प्रॉफिट मिलता है ये चीज़ को करके, तो यही बोला गया है किसको प्रॉफिट मिलता है इससे, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके,
Okay, all of the following are sounds you can hear as the water tankers are filled, except what? Except gushing. ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको आई थिंक पहले वाले पैराग्राफ में 7 या 8वें लाइन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये भी आपको देखने को मिलेगा. तो दिस विल बी आवर राइट आंसर, गुशिंग. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स हिडन. हिडन मतलब क्या होता है? छुपाना, ठीक है, छुप जाना, ठीक है. तो इसमें से क्या होगा? इलिसिट नहीं होगा. इलिसिट मतलब आपने देखा इलीगल टाइप से कुछ, ठीक है. इडलिंग नहीं होगा, आइडलिंग नहीं होगा, सबमर्सिव भी नहीं होगा, ठीक है. द आंसर विल बी कॉवर्ट. चलो, ओके. 5वें नंबर जो हमारी पैसेज है वो किसके ऊपर है? वो आप लोगों के ऊपर है, वो इंग्लिश के ऊपर है कि इंग्लिश कितने हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम कितने तरीके से इंग्लिश को ऐसे जो भी है पढ़ लेती हूँ, ठीक है. इंग्लिश एनकोड क्लास इन इंडिया. इट्स डज सो बाय स्लाइडिंग इनटू DNA ऑफ सोशल डिवीजन, इनकम, कास्ट, जेंडर, रिलीजन और प्लेस ऑफ बिलोंगिंग. द थ्रेट इट पोजेस टू सोशल कोहेशन has worried public commentators across the political spectrum. In an address delivered as independent India's parliament delayed over the suggestion to replace English with regional language as the medium of instruction for higher education. ठीक है, इसका मतलब ये है कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश अभी हमारे देश में इतना ज़्यादा छा गया है कि इंग्लिश डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड के लोग इंग्लिश को पढ़ेंगे, कौन से वर्ड के लोग इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. इट डिविजन बिटवीन द इनकम, कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है. तो फिर गांधी जी का एक बयान है, उनमें उन्होंने क्या बोला है? द ब्लाइटिंग इम्पोजिशन ऑफ द फॉरेन मीडियम अपॉन द यूथ ऑफ द कंट्री विल बी काउंटेड बाय हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज. मतलब ये जो वेस्टर्नाइज थॉट है, इंग्लिश तो ऑब्वियसली वेस्टर्नाइज लैंग्वेज है, तो अगर ये वेस्टर्न लैंग्वेज आप हमारे यूथ पे इम्पोज कर दोगे तो इससे ज़्यादा दुख भरी बात कुछ और नहीं होगी, ठीक है. आवर बॉयज थिंक एंड राइटली इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस. अच्छा, हमारे बच्चे जो तब के ज़माने में गांधी जी ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे ये सोचते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए सही है, और ये सही भी है. किसके लिए? उस टाइम के सिचुएशन के थ्रू. उस टाइम की सिचुएशन क्या था? वेस्टर्नाइज वर्ल्ड हो गया था, इंडिया हमारी कॉलोनी बन गया था, ठीक है. तो उसमें क्या था? इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था. तो उसके सिचुएशन के हिसाब से हमारे बच्चे जो कह रहे हैं कि इंग्लिश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सही है, ठीक है, काइंड ऑफ सही है, बच्चे सही बोल रहे. दैट विदाउट इंग्लिश दे कैन नॉट गेट गवर्नमेंट सर्विस. और इसका मतलब ये है कि विदाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बिना उन लोगों को गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलेगा. ना ही गर्ल्स आर टॉट इंग्लिश एज पासपोर्ट टू मैरिज, ओके. तो और गर्ल्स को भी तब के ज़माने में अगर इंग्लिश अगर आप नहीं जानते हो कुछ तो आपको मैरिज नहीं होगा. पासपोर्ट टू मैरिज मतलब यू आर गेटिंग एन एविडेंस, यू आर गेटिंग एन रोड वे टू द मैरिज, ठीक है. 100 years later, the language continues to be seen as a tool of exclusion. Exclusion मतलब अलग कर लेना, मतलब अलग करना. हम इंग्लिश जानते हैं, आप इंग्लिश नहीं जानते, या फिर आप इंग्लिश जानते हो, हम इंग्लिश नहीं जानते, तो हम आपसे अलग हो गए, ठीक है. हम कहीं ना कहीं आपसे इंटेलेक्चुअली और नॉलेज से अलग हो गए, ठीक है. द प्रॉब्लम नाउ इज अबाउट इनइक्वालिटी ऑफ एक्सेस, ठीक है. To be denied English is harmful to the individual as well as our society, writes Chetan Bhagat, self-appointed leader of the class who are offset by the unequal access to English. इनके हिसाब से क्या है? चेतन भगत के हिसाब से क्या है? द प्रॉब्लम नाउ इज अबाउट द इनइक्वालिटी थ्रू एक्सेस. तो इंग्लिश को एक्सेस करने में इनइक्वालिटी आ रहा है. बड़े सोसाइटी के लोग इंग्लिश को अवेल कर पा रहे हैं, छोटे सोसाइटी को लोग नहीं कर पा रहे, मीडियम के लोग नहीं कर पा रहे, ठीक है. भगत, एन इंजीनियर टर्न्ड इन्वेस्टमेंट बैंकर, wrote his first college romance in English in 2004. Then only a certain kind of person, someone who grew up reading, writing and speaking the language, wrote books in English, big words, long sentence, literary pretension, heavy with Orientalism. ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि कौन क्या लिखा है, कौन क्या नहीं लिखा है. नहीं, हम लोग को जानना पड़ता है कि what is the main idea of the passage. पैसेज में क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मॉडल देना चाहते हैं, क्या रीडर बताना चाहते हैं, ये सब कुछ, ठीक है. कौन क्या लिखा है, कौन अपने किस उम्र में क्या लिखा है, ये सब नहीं पूछता है, ठीक है. चलो, in the 10 years since Bhagat put the popular English fiction, he has written 6 other novels and sold millions of copies all told. Okay, with every new book, all written in deliberately simple English. Okay, simple English में उनका बुक लिखा गया है. Bhagat has recruited thousands of new soldiers in his crusade against what he calls the caste system around the language. Okay, Bhagat even has a term for Indians who have English. Okay, अब इस पे आपको देखना है दो तरीके का. अच्छा, एक मिनट. दो तरीके का लोग अभी आपको इधर देखने को मिलेगा. एक होगा E1
एक होगा E2। आप अच्छे से देखो, E1 के लोग कैसा है, दिस पीपल हैड पेरेंट्स हु स्पोक इंग्लिश, इन लोगों के पेरेंट्स जो इंग्लिश में बात करते हैं, हैड एक्सेस टू गुड इंग्लिश, और अच्छे इंग्लिश पे इन लोगों का कमांड है। Schools typically in big cities and gained early proficiency which enabled them to consume English products such as newspaper, book and films. English is so intrinsic to them that even some of their thought patterns are in English। मतलब इंग्लिश इन लोगों के प्रति इतना ये लोग इंग्लिश के प्रति इतने ज़्यादा भावुक हैं कि ये हर एक चीज़ जो है अपने आसपास सब इंग्लिश में करते हैं, ठीक है। दिस पीपल आर मच इन डिमांड, और ये पीपल जो है, ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ऑब्वियसली आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, बोल सकते हो, तो आपका डिमांड होगा, ठीक है। तो ये E1 वाले व्यक्ति है, E1 वाले व्यक्ति है, ठीक है। दिस पीपल E1 प्रेज्यूमेबली कंट्रोल थ्रू एन एक्सेस ऑफ प्रिविलेज बिल्ट ऑन ओनरशिप ऑफ इंग्लिश आर E2, मतलब ये लोग E2 को कंट्रोल करते हैं। E2 वाले व्यक्ति कौन है, प्रोबेबली 10 टाइम्स दी E1, ओके। They are technically familiar with the language, but if they sit in interview conducted by E1, they will come across as incompetent even though they may be equal intelligent, creative and hardworking। इसका मतलब ये है कि E2 वाले लोग अगर E1 वाले लोग के सामने बैठते हैं इंटरव्यू के लिए, भले E2 वाले लोगों को लैंग्वेज के जो टेक्नोलॉजी है उस पर उन लोगों का ध्यान है, उन लोगों को पता है कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, पर फिर भी ये लोग अगर इन लोगों के सामने इंटरव्यू में बैठते हैं तो E2 वाले जो लोग हैं वो लोग नहीं कम्पीट कर पाएंगे, भले ही उन लोगों के पास कितना ज़्यादा नॉलेज हो जाए, ठीक है। फिर द सिचुएशन मे नॉट बी सो कॉमिकली स्टार्क, द हैव्स एंड हैव नॉट मे नॉट एग्जैक्टली फिट इनटू भगत सिंह स्टेरियोटाइप ऑफ अर्बन sophisticated rich people and provincial uncultured poor। Okay, his argument does not factor in many other words around English in India। You are more likely to learn English if you are born a man rather than a woman। इसका मतलब ये एक स्टेरियोटाइप है। स्टेरियोटाइप मतलब क्या होता है कि पक्षपात, अच्छा ये है तो वो है, ये है तो वो है, अच्छा ये तो यही करेगी ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो पक्षपात किया गया है कि इंग्लिश जो है, अगर आप एक लड़के लेके एक मैन होकर आप जन्म लेते हो तो आप इंग्लिश ज़्यादा सीख पाओगे, आपका इंग्लिश सीखने का जो दायरा है वो ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, जो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। बट इफ़ यू आर वुमेन वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है, ठीक है। हाई कास्ट rather than लो कास्ट, हाई कास्ट लोग इंग्लिश ज़्यादा सीखते हैं, लो कास्ट लोग नहीं सीखते उनके हिसाब से, ठीक है। इंग्लिश के हिसाब से नहीं, चेतन भगत जी के हिसाब से वो एक स्टेरियोटाइप फिक्स की है उनके हिसाब से, ठीक है। There is more than one kind of EI and more than one kind of E2, and there is more than one way E2 can overthrow E1। One is to speak it like how they know it। और इसका मतलब ये है कि E2 वाले व्यक्ति जो है वो भी ज़्यादा है और E1 वाले व्यक्ति है वो भी ज़्यादा है। बट देर आर मैनी वेज एंड देर इज़ मोर देन वन वे, और एक से अधिक वे है जहाँ पे E2 वाला जो व्यक्ति है वो E1 को उखाड़ के फेंक सकते हैं। बट फिर भी वन इज़ टू स्पीक इट लाइक दे नो इट। और कैसे फेंक सकते हैं, E2 व्यक्ति जैसे वो बात कर सकते हैं, अगर वो ऐसे बात करे वो E1 के व्यक्ति को उखाड़ के फेंक सकते हैं। अगर मैं बंगाली जानती हूँ और अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश जानता है तो हम बंगाली में अगर अच्छे से इंटेलेक्चुअली अपने आप को प्रेजेंट करें तो E1 वाले व्यक्ति ऐसे भी हमारे से कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक उपाय है, ओके। और इधर आपका सोर्स लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है आपका पूरा पैसेज। चलो, which one of the following can be inferred about the author's view on English in contemporary India। मैंने contemporary का मतलब आपको बताया, infer मतलब होता है inference, ठीक है। inference क्या होता है कि हम लोग क्या सीखते हैं, क्या हम infer कर सकते हैं, क्या निचोड़ के हम निकाल सकते हैं उस पैसेज से, ठीक है। पहला क्या है, the ability to speak English in India depends on social place and social identity। English is not an Indian language। English language fluency does not necessarily imply competence। Yes, it imply competence, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। पीपल्स व्यूज ऑन इंग्लिश आर डिवाइडेड अलॉन्ग पॉलिटिकल लाइन्स। नहीं, ये भी नहीं। इंग्लिश इज नॉट एन इंडियन लैंग्वेज, ये भी काइंड ऑफ नहीं है, क्योंकि जब से इंग्लिश हमारे इंडिया में आ चुके हैं हम उसको अडॉप्ट कर लिए है, तो काइंड ऑफ वो लैंग्वेज है हमारे इंडिया का, ठीक है। तो ये हमारे सही उत्तर है, एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग वुड डिफाई चेतन भगत's नीट कैटेगराइजेशन ऑफ इंडियन इंग्लिश स्पीकर्स इन टू E1 एंड E2। मतलब इधर आपको दो ऑप्शन दिया गया है, दो ऑप्शन में सबको ये बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो E1 और E2 के फेज में अच्छे से बैठेगा, ठीक है। E1 मतलब अच्छे से इंग्लिश बोल पाता है, E2 मतलब नहीं बोल पाता है, ठीक है। उसका जो इंडिकेटर है आप एक बार याद रखना, ठीक है। तो सविता एंड एवरेज
an above average student in an English medium school in Mumbai belongs to an upper middle class family. Public speaking makes her extremely nervous and she fumbles through all her interviews. So ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि E1 वाले व्यक्ति जो थे वो अच्छे से इंग्लिश बोल पाते थे, है ना। तो सेकंड वाला हमारा ऑप्शन क्या है, मोइन वंस अ मिल्कमैन इन रांची। तो ये जो इनका है ये E2 वाले पाथ है कि E2 में क्या था कि वो लोग पहले अच्छे से नहीं बोल पाते थे, पर जब वो अच्छे से सीखेंगे इंग्लिश को देन दे विल कन्वर्ट टू E1, ठीक है। और फिर आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ही बिकम्स एन इंस्ट्रक्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश एट द थ्राइविंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये हमारे सही है, ओनली बी, तो इन दोनों में से नहीं होगा कोई भी, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स रिस्पॉन्स टू भगत्स व्यू ऑन इंग्लिश। तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, चारों में से कौन सा ऐसा लाइन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं चेतन भगत के व्यू को, ठीक है। द ऑथर डिसमिसेस द व्यू एज सेल्फ अपॉइंटमेंट एक्सपर्ट, नहीं। द ऑथर कंप्लीटली एग्रीज विथ हिज व्यूज, नहीं। द ऑथर नाइदर एग्रीज नॉट डिसएग्रीज विद हिज व्यू, नहीं, ये भी नहीं है। द ऑथर कंसिडर करते हैं उनके व्यूज़, पर काइंड ऑफ कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है कि अच्छा ये हो जाता तो थोड़ा सा अच्छा होता, है ना। काइंड ऑफ कुछ और हम लोग इस पैसेज में डालते, उनके स्टीरियोटाइप में डालते, तो हो सकता है कि उनका जो व्यू है, चेतन भगत जी का जो व्यू है वो थोड़ा सा बदल सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम गांधीज व्यूज विद रेस्पेक्ट टू इंग्लिश। अच्छा, इसमें आप देखे होंगे कि क्या था इसका आंसर, आप अगर पहले पैराग्राफ में देखे होंगे 7th लाइन में क्या था कि जो एक इंडियन बॉय थे वो ये बोल रहे थे कि जब तक हम लोग को इंग्लिश नहीं सीखने को मिलेगा, हम लोगों को कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट जॉब मतलब क्या होता है, यू आर इन टू ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज वाइटल इन ऑर्डर टू गेन एंट्री इन द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर सिनोनिम एक्सेप्ट, चारों में से कोई तीन ऑप्शन जो है वो सिनोनिम है, कोई एक सिनोनिम नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है, स्टार्क एंड शार्प नहीं, दोनों का मतलब शार्प ही होता है। फिर क्रूशियल एंड कैंपेन, दोनों का मतलब काइंड ऑफ वर्ड कैंपेन ये सब भी होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। कोहेशन एंड यूनिटी, दोनों हमारे यूनिटी है, ठीक है। एंड देन सोफिस्टिकेटेड एंड स्पॉइल्ड, तो ये क्या होता है, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट पैसेज, ठीक है। बहुत लेंदी सेशन रहा, ठीक है। आई थिंक इट विल बी 1 hour and 15 to 20 minutes, ठीक है। कोई बात नहीं, 6 पैसेज था। पैसेज जो है हम लोग एक पैसेज को पढ़ने में 15 मिनट लगा देते हैं, ओके। मतलब एग्जामिनेशन में नहीं करना है आपको, हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेक्चर में, एग्जामिनेशन में नहीं लगाना है 15 मिनट, ठीक है। 5 मिनट से 7 मिनट तक आपको लगाना। चलो, लास्ट पैसेज क्या है, सो पिक अ बर्ड, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ये कह रहे तो एक पंछी को चुनो। इफ कमांड, इफ जो है एक व्यक्ति का नाम है, इफ ने ये बोला एनी बर्ड, कोई भी पंछी हो सकता है, बट एक पंछी को चुनो, ठीक है। दिस वॉज पजलिंग, ये काइंड ऑफ पजलिंग वाला एक थोड़ा सा वर्ड है। द ओनली बर्ड अराउंड हियर इज अ वुडन पिकॉक, हेराउन पॉइंटेड आउट। तो हेराउन ने ये बोला कि हमारे आसपास तो एक ही बस पंछी है जो कि वुडन पिकॉक है, जो कि हमारे लिए इनफ है, और उसको हम पॉइंट आउट करेंगे तो वही बर्ड है ना। बट इफ़ गिव अस नॉट ऑफ डिस्गस्ट, इफ़ ने बोला, इफ़ ने ऐसा मुंह बनाया, नहीं वो नहीं ऐसा बोला, कोई और कुछ और, ठीक है। अ पर्सन में चूज व्हाट ही कैनॉट सी। अच्छा, तुम ये भी कर सकते हो कि तुमको जो नहीं दिख रहा है तुम ऐसा व्यक्ति को भी चूज़ कर सकते हो, तुम ऐसे पंछी को भी चूज़ कर सकते हो। काइंड ऑफ थोड़ा सा अजीब है ना कि अच्छा जो चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है उसको भी चूज़ करने को मिलेगा। चलो, ही सेड एज इफ एक्सप्लेनिंग समथिंग वेरी ऑब्वियस टू अ वेरी फुलिश इंडिविजुअल, ओके। अ पर्सन में मेंशन अ बर्ड्स नेम इवन इफ द क्रिएचर इज नॉट प्रेजेंट एंड करेक्ट। क्रो, कोयल, हमिंग बर्ड, बुलबुल, मैना, पैरट, काइट। मतलब ये बोला गया कि कोई भी बर्ड का नाम ले लो ना, कोई बर्ड का नाम ले लो, वो शायद इधर प्रेजेंट है भी नहीं, पर कोई भी बर्ड का नाम, एक होता है क्रो हो सकता है, मैना हो सकता है, काइट हो सकता है, कोई भी, ठीक है। अ पर्सन में इवन सेलेक्ट अ फ्लाइंग क्रिएचर ऑफ हिज ओन इन्वेंशन, और एक ऐसा बर्ड का भी नाम ले सकते हो जो तुम अपने से बना रहे हो। ऐसा नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आसपास कोई चीज़ आपके प्रेजेंट है आप उसी का नाम लोगे, नहीं, कोई और का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, विंग्ड हॉर्स, फ्लाइंग टर्टल, एयरबोर्न व्हेल, स्पेस सर्पेंट और एरोमोस। कोई भी मतलब तुम विंग्ड हॉर्स में से कोई एक का नाम ले लो, या फिर फ्लाइंग टर्टल, या फिर एयरबोर्न व्हेल। आपको थोड़ा सा ये पैसेज थोड़ा अजीब लगेगा, पर बाद में जाके आप सीखोगे, ठीक है।
to give a thing a name, a label, a handle to rescue it from anonymity. इसका मतलब ये है किसी को भी चुन लो, किसी को भी नाम दे लो, ताकि तुम जिस व्यक्ति को, जिस चीज़ को नाम दे रहे हो इसको तुम क्या एनोनिमिटी से बचा पाओ। एनोनिमिटी मतलब होता है जिसका कोई नाम नहीं है, परिचय नहीं है। तो तुम अगर कोई व्यक्ति को नाम दोगे, कोई बर्ड को नाम दोगे, तो उसका एक परिचय बन गया ना। तो ऐसे काम करो तुम, ठीक है। Okay, in short, to identify it well, that's the way of bringing the said thing into being, or in this case, the said bird or imaginary flying organism. That may be true where you come from. Haroun agreed. हाँ, ये हो सकता है। हारून ने ये बोला, अच्छा ये हो सकता है, बट इन दिस पार्ट्स स्ट्रिक्टली रूल्स अप्लाइज। तुम जहाँ से आए हो सकता है कि उधर ये चीज़ हो, पर मैं जहाँ रहता हूँ, तुम जहाँ भी रह रहे हो, उधर ये चीज़ नहीं होता है। रूल्स होता है, कुछ रूल्स है हमारे, ठीक है। दैट मे बी ट्रू वेयर यू कम फ्रॉम, ओके, ठीक है। इन दिस पार्ट्स रिजॉइन ब्लू बेयर्ड इफ आई एम हैविंग टाइम वेस्टेड बाय समवन हु विल नॉट ट्रस्ट इन व्हाट ही कैन सी। तो इफ ने फिर थोड़ा सा गुस्सा हुए कहा कि अरे यार, हम ऐसे व्यक्ति पे अपना टाइम लगा रहे हैं जो मेरे बात पे भरोसा करेगा ही नहीं, है ना। जो उसको जो अपने सराउंडिंग में नहीं दिख रहा है, उस पर भरोसा नहीं करेगा। तो मैं क्या ही इसको बोलूँ कि कहीं से भी कोई पंछी का नाम ले लो, ठीक है। एंड देन हाउ मच हैव यू सीन। अच्छा, एक चीज़ अब बताओ। इफ़ ने फिर ये बोला कि तुमने कितना सारी चीज़ देख लिया। अब तुमने तो अफ्रीका देखा नहीं है, पर तुमको अफ्रीका का नाम पता है ना। तुमने अफ्रीका नहीं देखा, पर तुमको पता है नाम। और फिर तुम उधर गए भी नहीं, तब भी तुमको नाम पता है। एंड देन सबमरीन, तुमने सबमरीन देखा क्या? नहीं देखा, तो फिर कैसे तुमको नाम पता है? एंड देन ऑल्सो hailstone, baseball, pagodas, gold mine, kangaroos, Mount Fujiyama, the North Pole and the past, and it happened. And the future, will it come? Believe in your own eyes and you will get into a lot of trouble, hot water a mess. तो आप अपने अंदर सोचो ना कि ये जो चीज़ें हैं, कंगारू है, गोल्ड माइन है, कभी आप अपने आंखों से नहीं देखो, पर आप इस चीज़ को मानते हो, ठीक है। आप इस चीज़ को मानते हो, ठीक है, ओके। ये पायजामा के अंदर हाथ डालना, कुछ सोचना, ये सब अलग बात है। फिर सो टुक अ लुक, और आई शुड से अ गैंडर एट द एनक्लोज्ड, ही ओपन हिज हैंड एंड हर ओन आइज ऑलमोस्ट फेल आउट ऑफ हिज हेड। अच्छा, फिर इर्फ ने अपना हाथ ऐसे खोला और हाथ दिखाया हेरोन को, ठीक है। तो हेरोन ने क्या सोचा? टीनी बर्ड्स आर वॉकिंग अबाउट ऑन इफ पाम। छोटा बर्ड है जो इर्फ के पाम में ऐसे हथेली में वो चल रहा है, ठीक है, ओके। एंड फ्लैपिंग देयर मिनिएचर विंग, और उन लोगों के जो छोटा मिनिएचर मतलब क्या होता है? बहुत स्मॉल। मिनिएचर विंग पंख, ठीक है। और छोटा उनके जो पंख है वो ऐसे फड़फड़ा रहा है, ठीक है, ओके। एंड as well as bird, there are fabulous winged creatures out of legend, and as an Assyrian lion with the head of the bearded man and a pair of large very wings growing out of the flanks, and winged monkeys, flying saucers, tiny angels, leviating and apparently। ये सब वो उनके इमेजिनेशन में है, ठीक है। ये सच है, पर ये जो दो लाइनें इमेजिनेशन में है, okay। If org, and although it seemed obvious to Haroun that these magical creatures are so small that they couldn't possibly have carried so much as a bitten off fingernail, she decided not to argue and pointed at a tiny crested bird that was giving him a sidelong look through वन हाईली इंटेलिजेंट आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो पंछी ने अपना हाथ खोला, फिर बहुत पंछी देखा, है ना। ईफ ने अपना हाथ खोला, बहुत सारे पंछी देखे, वो उसी में एक पंछी ने उसको एक लुक दिया, इंटेलिजेंट लुक दिया, ऐसे देख रहा है उसको, ठीक है। तो ये सब है, मतलब इसका पूरा जो जिस्ट है वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो चीज़ देखते हो उस पर भरोसा तो करते हो, पर आप जो चीज़ नहीं देखते हो आप उस पर भरोसा क्या करो, ठीक है। जो चीज़ नहीं देखते हो उस पर भरोसा क्या करो। आप जो चीज़ नहीं देखते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेजेंट नहीं है, वो प्रेजेंस नहीं है उसका। हो सकता है प्रेजेंस है, आपके सामने नहीं है, पर कहीं और है, ठीक है। तो इसका पूरा जो मतलब है ये वो है। चलो, तो क्वेश्चन क्या है? इफ़ इज़ राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अगर इफ़ आपको लगता है सही है, अगर इफ़ सही है तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। यू शुड ओनली ट्रस्ट व्हाट यू कैन नॉट सी, नहीं, ये नहीं है। नेमिंग समथिंग इज़ द ओनली वे टू मेक इट अनरियल, ओके। तो क्या होगा? यू शुड ओनली ट्रस्ट व्हाट यू कैन सी, नेमिंग समथिंग इज द वन टू मेक इट रियल। ये हमारा उत्तर है कि किसी को नाम देने से ही उसको हम रियल बना सकते हैं, ठीक है।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू इफ़। इफ़ पे क्या अप्लाई होता है, इफ़ कैसे बात करता है, इफ़ कैसे बात करता है, ही स्पीक इन कॉन्ट्रडिक्शन, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन सिनोनिम्स, ही यूज़ प्रोवर्ब टू एक्सप्रेस आइडियाज़ एंड ही यूज़ मेटाफोर। मेटाफोर तो यूज़ नहीं करते हैं, कहीं पे इफ़ ने मुहावरा भी नहीं यूज़ किया है, ठीक है, कहीं पे इफ़ ने एक दूसरे के अपोजिट भी बात नहीं किया है, तो इफ़ ने सिनोनिम में बात किया है, ठीक है, इफ़ ने हर एक जो लाइन है उसको सिनोनिम में बात किया है, ठीक है। Which of the following most accurately describes what the underlined sentence means in the context of the passage, ठीक है, context of the passage के हिसाब से कौन सा चीज़ सही है, ठीक है, क्या है, do not restrict your knowledge only to what you physically see, ठीक है, तो हाँ ये सही है, हम लोग को इतना तक हमारे नॉलेज को नहीं रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए जितना तक हमको दिख रहा है, उसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है ना, उसके बियॉन्ड भी कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकता है। चलो, ऑल दी वर्ड्स बिलो आर रिलेटेड इन मीनिंग एक्सेप्ट, चारों में से कोई एक वर्ड तीनों वर्ड से नहीं मिलता है, कौन सा वर्ड, गैंडर। गैंडर मतलब एक गूज का, गूज और गैंडर रिलेटेड, ठीक है, तो ये सही उत्तर गैंडर है। चलो, what does fabulous mean in the passage। पैसेज में जो fabulous था वो पैसेज में क्या मीन करता है, fabulous मतलब ऐसे में तो बहुत अच्छा कोई चीज़ है, बहुत 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 अच्छा, पर in passage it means what, mythical, ओके, इन पैसेज इट मीन्स मिथिकल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग एक पैसेज को पढ़ते हैं, कैसे हम लोग इस एक पैसेज को डिकोड करते हैं। देखो, डिकोड करना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हाँ चलो डिकोड कर रहे हैं, बट डिकोड करने के बाद व्हाट वी आर इन्फरिंग फ्रॉम दैट, हमको क्या मिल रहा है, क्या हमको तुरंत मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेंट्रल आइडिया जो है वो हमेशा हमारे लाइक करते हैं कहाँ, फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ में। ऑब्वियसली फर्स्ट पैराग्राफ आपको पढ़ोगे तो आपको एक सेंस आएगा कि अच्छा ये जो पूरा पैसेज है वो इसके लिए है ना, तो आपको डिकोड करना सीखना है। बाकी हमारे जो जितने सारे हम लोग पैसेज है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो जितने सारे पैसेज हमारा था 6 पैसेज था, 30 क्वेश्चन था, ठीक है, तो अभी तो 6 पैसेज नहीं आएगा, अभी अगले साल जो पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है तो वो 24 ही होगा या फिर 26 मान सकते हैं, ठीक है, 26 होगा तो 4 पैसेज में क्वेश्चन नहीं बांट सकता है, काइंड ऑफ डिफिकल्ट होगा, तो हो सकता है 24 ही क्वेश्चन आए, ठीक है। तो हमारे पैसेज इधर ही ख़त्म होता है, लेक्चर भी हमारा इधर ख़त्म होता है, और 2023 का जो लेक्चर था वो आज ख़त्म हो रहा है। 2022 का जो पेपर है पास्ट ईयर का वो भी हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है, ये मैं रोज़ बोलती हूँ। और फिर आप लोग अच्छे से करोगे, आप लोग अपना एकदम नाम फैलाओगे, एकदम इधर उधर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो एकदम हम लोग के एकदम वी विल फील वेरी हैप्पी एंड वी विल फील वेरी प्राउड कि हमारा जो फर्स्ट बैच है क्लैट का, दे आर डूइंग सुपर वेल, ठीक है। अच्छे से करो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।